हेलो स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड फाइन। आज मैं इनकम टैक्स सब्जेक्ट का टॉपिक हाउस प्रॉपर्टी का सेकंड क्लास करने जा रहा हूं। इससे पहले भी मैंने इस टॉपिक के ऊपर एक और क्लास किया है, तो आज इसका सेकंड क्लास करूंगा। ये टॉपिक हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट्स, बीकॉम ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स, मास्टर्स एंड प्रोफेशनल कोर्सेज के स्टूडेंट्स के लिए है। फर्स्ट क्लास में यानी फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये डायरेक्ट टैक्सेशन का एक टॉपिक है। टैक्स दो पार्ट में बटा हुआ है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्सेशन में आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, हाउस तीन टाइप का होता है। सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस अंडर सेक्शन 23 सबसेक्शन 2, जिस घर में लैंडलॉर्ड या लैंडलॉर्ड लेडी रहती है, मतलब मकान मालिक रहते हैं। लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, जो घर भाड़ा में देके रखा है। पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, जहां कुछ में मकान मालिक रहते हैं, कुछ में किराएदार यानी टेनेंट रहते हैं, और लेट आउट प्रॉपर्टी में पूरा घर में टेनेंट रहते हैं। चलिए हम लोग एक और सवाल रिवीजन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर से। ये अपना ही स्टडी मटेरियल का चैप्टर, अपना ही स्टडी मटेरियल से सम्स मैंने कलेक्ट किया है। जो लोग फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं, फर्स्ट वीडियो देखिएगा। मैंने वहां एकदम शॉर्ट में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, जितना जरूरत पड़ेगा सम सॉल्व करने के लिए। तो वो जो फॉर्मूला मैंने एक्सप्लेन किया उसको थोड़ा देख लीजिएगा, तो ये क्लास भी आपको बढ़िया समझ में आएगा। देखिए, सुकेश साहा इज द ओनर ऑफ ए हाउस इन दुर्गापुर। सुकेश साहा का एक घर है, दुर्गापुर में घर है। द हाउस इज डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल रेसिडेंशियल यूनिट्स। घर जो है वो 2 यूनिट में बटा हुआ है। अच्छा, 2 यूनिट का मतलब है कि समझ लीजिए एक तरह से 2 फ्लैट है इस घर में। ये मान लीजिए घर है, इसका 2 फ्लैट है, इक्वल है, मतलब 50% 50%, और दोनों एक जैसा फ्लैट है। रेसिडेंशियल यूनिट, एक एक फ्लैट पकड़ के चलिए। 1 यूनिट यूज्ड फॉर वन ओन रेसिडेंशियल पर्पस, एक यूनिट में खुद रहता है। एंड द अदर यूनिट इज रेंटेड ₹8,000 पर मंथ। मान लीजिए हम इसको यूनिट 1 पकड़ लेते हैं और इसको यूनिट 2 पकड़ते हैं। यूनिट 1 क्या किया है, ये मैं अपना मन से पकड़ रहा हूं। यूनिट 1 या यूनिट 2 आप कुछ भी पकड़ लीजिए। यूनिट 1 में वो खुद रहता है, मतलब मकान मालिक खुद रहता है। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, हम लोग इसको बोलेंगे सेल्फ ऑक्युपाइड। सेल्फ ऑक्युपाइड। यूनिट 2 में क्या होता है, वो भाड़ा में देके रखा है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, लेट आउट। तो ये प्रॉपर्टी कैसा प्रॉपर्टी हो गया, पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड अकॉर्डिंग टू एरिया बेसिस। एरिया में बटा हुआ है। देखिए, अभी मैंने बताया घर 3 टाइप का है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स रूल्स। सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में पूरा घर में मकान मालिक लैंडलॉर्ड रहते हैं। लेट आउट प्रॉपर्टी पूरा घर में टेनेंट रहते हैं, किराएदार रहते हैं। पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 23 सबसेक्शन 3, कुछ में लैंडलॉर्ड रहते हैं, कुछ में टेनेंट रहते हैं, मकान मालिक किराएदार रहते हैं। ये वापस से 2 टाइप का है, पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड अकॉर्डिंग टू एरिया बेसिस। एरिया में बटा हुआ है, जो कि अपना इस सवाल में है। 50% में लैंडलॉर्ड खुद रह रहे हैं, 50% में टेनेंट है। एक और टाइप होता है पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड अकॉर्डिंग टू टाइम बेसिस। टाइम बेसिस में होता क्या है, 12 महीना में कुछ दिन तक मकान मालिक थे। फॉर एग्जांपल 7 मंथ्स पूरा घर में मकान मालिक थे, यानी 7 मंथ्स में कोई टेनेंट नहीं था। पूरा घर को उस समय हम लोग मानेंगे सेल्फ ऑक्युपाइड। और बाकी का मान लीजिए मकान मालिक चला गया, बाद में किराएदार बैठा के गया, बाकी का 5 मंथ्स पूरा घर में टेनेंट रह रहा है, तो उस 5 मंथ्स को क्या मानेंगे, लेट आउट। तो यहां हुआ क्या, दोनों कोई एक साथ नहीं रहा। जब मकान मालिक था, पूरा घर में मकान मालिक था। जब
टेनेंट था, किरायादार था, पूरा घर में टेनेंट था, तो ये भी पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड का कैटेगरी में आ रहा है, बट टाइम बेसिस। दोनों ने एक साथ नहीं रहा, साल का कुछ समय तक मकान मालिक रहा, कुछ समय तक टेनेंट रहा, किरायादार रहा, लेकिन यहां पर दोनों को एक साथ रहा। जो सम सभी हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो इस कैटेगरी में आता है, पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड अकॉर्डिंग टू एरिया बेसिस। यानी साल भर दोनों को ही था, दोनों को ही अपना अपना एरिया बांट के था 50-50। देखिए, जो यूनिट रेंटेड था, मतलब ये वाला यूनिट लेट आउट यूनिट, ये वैकेंट था 2 महीना के लिए, 2 महीना घर खाली था, यानी 10 महीना किराएदार था, 10 महीना का रेंट मिलेगा। द पर्टिकुलर ऑफ हाउस फॉर द पर्टिकुलर ऑफ हाउस आर एज अंडर, फॉर द असेसमेंट ईयर होगा यहां, या प्रीवियस ईयर होगा, फॉर द असेसमेंट ईयर या प्रीवियस ईयर आर एज अंडर। स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट का मीनिंग मैं बताया था कि मैक्सिमम रेंट ऑफ ए प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी का ज्यादा से ज्यादा जितना रेंट होना चाहिए, दैट इज स्टैंडर्ड रेंट। साल भर का दे दिया है 1,62,000। स्टैंडर्ड रेंट पूरा घर का होता है, कोई एक यूनिट का नहीं होता है, ये पूरा घर का है। म्यूनिसिपल वैल्यू, म्यूनिसिपलिटी के हिसाब से आपका घर का जो वैल्यूएशन होना चाहिए, रेंटल वैल्यू, दैट इज 1,90,000, पूरा घर का होता है ये भी। फेयर रेंट, रेंट ऑफ द सिमिलर प्रॉपर्टी इन द सेम लोकेलिटी, आप ही के जैसा घर, आप ही का एरिया में आप ही के जैसा घर का जो रेंट होगा उसी को फेयर रेंट माना जाएगा। तो ये भी पूरा घर का होता है, 1,85,000 एक साल का। म्यूनिसिपल टैक्स पेमेंट होगा 15% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू। लाइट एंड वाटर चार्जेस 5,000 रुपीज पर मंथ। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन 2,500 पर मंथ। रिपेयर 32,000 पर एनम। कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर साहा, ये हम लोग का सम्स है। तो हम लोग ऊपर में पहले हेडिंग कर लेंगे कि हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं। हम लोग ऊपर में हेडिंग करेंगे, हेडिंग में लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर, जो नाम है मिस्टर साहा डाल दीजिएगा यहां। रेसिडेंट इंडिविजुअल, अपना असेसमेंट ईयर डालिएगा आप लोग और अपना प्रीवियस ईयर डालिएगा। नेक्स्ट, हम लोगों ने क्या देखा, ये घर का नेचर क्या है, पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड अकॉर्डिंग टू एरिया बेसिस। इसका रूल क्या है पहले सुन लीजिए। इस टाइप का घर का इनकम को आप कैसे कैलकुलेट कीजिएगा। रूल है, अगर पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड अकॉर्डिंग टू एरिया बेसिस है तो हर चीज को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांट लेना है। यानी हर चीज को लेट आउट और सेल्फ ऑक्युपाइड में बांटना है, दो चीज को छोड़ के। कौन सा दो चीज? एक रेंट रिसीव्ड, उसको नहीं बांटना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, और स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A, उसको भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। ये दो चीज को छोड़ के बाकी सब कुछ को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहां इक्वल है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। मान लीजिए सेल्फ ऑक्युपाइड होता 60% और लेट आउट होता 40%, तो 60 और 40 का रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता। यहां इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा 1:1। अब बोल भी दिया है घर के अंदर 2 यूनिट था, यानी 2 फ्लैट था घर के अंदर। तो क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग? स्टैंडर्ड रेंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 50-50 में, म्यूनिसिपल वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पेयर रेंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, म्यूनिसिपल टैक्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे म्यूनिसिपल वैल्यू का 15%, यानी 1,90,000 का 15%। 1,90,000 का 15% जो भी आएगा उसको भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लाइट एंड वाटर चार्जेस, ये अपना फॉर्मूला में नहीं आता है, बहुत कुछ एक्स्ट्रा दे देता है। चेक कर लेते हैं। देखिए, हम लोगों ने शुरू में, मैं फर्स्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था, ये एक लेट आउट प्रॉपर्टी का इनकम जो कैलकुलेट करते हैं हम लोग, लेट आउट प्रॉपर्टी का इनकम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में आप चेक कर सकते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू से लेस होता है म्यूनिसिपल टैक्स और एनी अदर टैक्स, फिर जाके आता है नेट एनुअल वैल्यू या एडजस्टेड एनुअल वैल्यू, वहां से 2 डिडक्शन माइनस होता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 24A, इंटरेस्ट ऑन लोन 24B। कहीं भी आप देख सकते हैं रिपेयर्स या लाइटिंग चार्जेस नाम का कोई चीज नहीं है। तो यहां जो लाइट चार्जेस दिया और रिपेयर दिया है वो एक्स्ट्रा दिया है,
वो हमारे काम का नहीं है। आप चाहें तो इसमें क्रॉस लगा के रख सकते हैं, इसको नहीं लेना है आपको, कुछ एक्स्ट्रा चीजें दे देगा, नहीं लेना है। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 2500 पर मंथ, साल भर का कितना होगा, 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 30,000 रुपया आएगा, वो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो दो चीज को छोड़ के सब चीज डिस्ट्रीब्यूट होगा। कौन सा दो चीज? रेंट रिसीव्ड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, मैं यहां लिख दे रहा हूं, रेंट रिसीव्ड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है आपको, नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, आप नोट कर लीजिए अपना कॉपी में। और स्टैंडर्ड डिडक्शन 24A ये भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ये छोड़ के सब डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली। एक पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का जो एरिया बेसिस में डिवाइडेड है, उसका रूल है आपको लेट आउट और सेल्फ ऑक्युपाइड पोर्शन में जितना में मकान मालिक है और जितना में किराएदार है उसको बांट लीजिए। बांट के जितना लेट आउट वाला आएगा वो लेट आउट प्रॉपर्टी के जैसा करना पड़ेगा, और जितना सेल्फ ऑक्युपाइड आएगा वो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के जैसा करना पड़ेगा। ये रूल है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले वर्किंग्स में सारा चीज को बांटेंगे। देखिए वर्किंग्स, एलोकेशन मतलब बांटना ऑफ डिफरेंट आइटम्स अमॉन्ग यूनिट 1 एंड 2, यूनिट 1 यूनिट 2। म्युनिसिपल वैल्यू हम लोग बांट दिए, म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ था 1,90,000, 1:1 इक्वली बांटेंगे, 95-95। फेयर रेंट भी दिया हुआ था, फेयर रेंट मतलब आप ही का इलाका में आपके जैसा प्रॉपर्टी का जो रेंट होगा वही है फेयर रेंट, उसको भी बांट दिए हम लोग। स्टैंडर्ड रेंट बताए थे, ये एज पर कोर्ट ऑर्डर आता है। रेंट, मैक्सिमम रेंट ऑफ ए प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी का ज्यादा से ज्यादा जितना रेंट होना चाहिए, 1,62,000 रुपया ज्यादा से ज्यादा रेंट होना चाहिए, ये एज पर कोर्ट ऑर्डर आता है, उसको भी हम लोग बांट दिए। 1,62,000 को भी इक्वली बांट दिए। म्युनिसिपल टैक्स अभी हम बताएं परसेंटेज में दिया है, म्युनिसिपल वैल्यू पे कैलकुलेट कीजिएगा, 1,90,000 का 15% निकालिएगा, जो भी आएगा 28,500 आएगा, उसको इक्वली बांट दीजिएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन पर मंथ दिया है, 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 30,000 रुपया आएगा, उसको भी बांट दीजिएगा इक्वली। अब यूनिट 1 को अगर आप सेल्फ ऑक्युपाइड पकड़ लेते हैं, या आपके ऊपर है, तो इसका काम सेल्फ ऑक्युपाइड के जैसा कीजिएगा। एक सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का फॉर्मूला तो आप लोग को पहले भी फर्स्ट वीडियो में आप लोग को बताए थे, ये था एक सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का इनकम कैसे कैलकुलेट होता है। और यूनिट 2 को अगर आप लेट आउट मान लेते हैं, या आपके ऊपर है किसको क्या मानिएगा, दोनों तो इक्वल यूनिट है, तो इसका काम एक लेट आउट प्रॉपर्टी के जैसा कीजिएगा। तो जैसा कि मान लीजिए सपोज हम यूनिट 2 का काम पहले करते हैं, तो हमको लिखना पड़ेगा हम कौन सा यूनिट का काम कर रहे हैं, आपके ऊपर है, यूनिट 1 ही पहले करना पड़ेगा ऐसा नहीं है, आप यूनिट 2 को कर रहे हैं, और ये भी लिख देना पड़ेगा आप यूनिट 2 को क्या माने हैं। जैसा कि मैंने मान लिया है कि यूनिट 2 है मेरा लेट आउट, ऐसा मैंने मान लिया यूनिट 2 है मेरा लेट आउट। तो एक लेट आउट प्रॉपर्टी का जब काम करते थे तो सबसे पहले आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना पड़ता है। कोई भी लेट आउट प्रॉपर्टी का कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑफ ए लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 23 सबसेक्शन 1, आपको पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना पड़ेगा। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे आता है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम यूनिट 2 को अपने मर्जी से हम लेट आउट मान लिए, ऐसा मान सकते हैं, दोनों यूनिट तो सेम है ना। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे आता है, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में बड़ा वाला को चॉइस करना पड़ता है, म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट। तो बड़ा अमाउंट कौन आ रहा है, बड़ा अमाउंट आ रहा है 95,000। आप यूनिट 2 का काम कर रहे हैं तो सिर्फ यूनिट 2 पे कंसंट्रेट कीजिए, यूनिट 1 को दिमाग से निकाल दीजिए। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ता है कि स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कोर्ट ऑर्डर है। कोर्ट ऑर्डर में आप इसको कोर्ट का आप बात मानना ही पड़ेगा, कोर्ट का नियम का, कोर्ट को आप उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। तो एक लेट आउट प्रॉपर्टी में सबसे पहले आपको निकालना पड़ता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने का रूल्स क्या है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू का निकालने का रूल से स्टेप 1 में आपको ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में जो बड़ा होगा वो लेना पड़ेगा। दोनों में जो बड़ा होगा, बड़ा कौन सा है 95,000, लेकिन साथ में ध्यान रखना पड़ेगा स्टैंडर्ड रेंट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर क्रॉस कर गया तो स्टैंडर्ड रेंट का अमाउंट लेना पड़ेगा स्टेप 1 में। स्टेप 1 का नाम क्या है, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, तो उसमें क्या आएगा, ऐसे तो लिटरली 95,000 बड़ा हो रहा है, लेकिन स्टैंडर्ड रेंट को क्रॉस कर गया तो हम लोग को स्टैंडर्ड रेंट का पैसा लेना पड़ेगा। यह बात हम लोग को लिखना पड़ेगा, एग्जामिनर को बताना पड़ेगा।
देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, स्टेप 1 ये फुल फॉर्म में लिखिएगा, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट बीइंग हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट। दोनों में बड़ा कौन सा आया था, 95,000 आया था। फिर मैं आपको दिखा लेता हूं, देखिए दोनों में बड़ा आया था 95,000, लेकिन मैंने किसको लिया, स्टैंडर्ड रेंट, क्योंकि स्टैंडर्ड रेंट को क्रॉस नहीं करना चाहिए, ये बात को लिख देना पड़ेगा, सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ स्टैंडर्ड रेंट। मैंने लिया 81,000। स्टेप 2 में क्या लेंगे, स्टेप 2 में लेंगे जितना रेंट मिला हमको, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। देखिए रेंट मिला था यूनिट 2 जिसको मैंने लेट आउट माना है 8,000 पर मंथ, लेकिन 2 महीना घर खाली था, यानी मुझे रेंट मिला होगा 10 महीना का। रेंट रिसीव बांटा नहीं जाता है और स्टैंडर्ड डिडक्शन बांटा नहीं जाता है, तो रेंट रिसीव मुझे वहीं पर शो कर देना है, 8,000 रुपया पर मंथ, 10 महीना का। क्यों, 2 महीना घर खाली था, वैकेंट था, यह आ गया 80,000। अब मैं क्या बोला, एक लेट आउट प्रॉपर्टी का सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे आता है, स्टेप 1 और स्टेप 2 का जो हायर अमाउंट होता है, लिटरली होना चाहिए 81,000 ग्रॉस एनुअल वैल्यू। लेकिन अगर वैकेंसी पीरियड है सम्स में, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि स्टेप 2 कहीं छोटा तो नहीं हो गया। स्टेप 2 अगर छोटा नहीं होता, स्टेप 2 अगर स्टेप 1 से बड़ा होता, तो एज पर नॉर्मल रूल ग्रॉस एनुअल वैल्यू कौन बनेगा, विच एवर इज हायर, दोनों में जो बड़ा होगा वही मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, 1 और 2 में जो बड़ा होगा। अगर स्टेप 2 बड़ा होता तो ये किस सिचुएशन में, अगर सम्स में वैकेंसी पीरियड है तो ऐसा सिचुएशन में। लेकिन यहां देखिए स्टेप 2 छोटा हो गया, वैकेंसी पीरियड में आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा, स्टेप 2 छोटा नहीं हो जाना चाहिए, स्टेप 2 देखिए छोटा हो गया। अब मुझे रीजन ढूंढना पड़ेगा कि क्यों छोटा हुआ, यहां पर मुझे 1 साल का रेंट बैठाना पड़ेगा। 1 साल का रेंट अगर हम बैठाते 8,000 इंटू 12 तो मेरा आता 96,000 आता, इस जगह पे मेरा 96,000 होता। तब क्या ये स्टेप 2 स्टेप 1 से छोटा होता, सोच के देखिए। अगर मैं यहां पर 1 साल का मुझे रेंट मिलता, 12 महीना का रेंट, तो इस जगह पे 96,000 होता, तब तो स्टेप 2 स्टेप 1 से छोटा नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टेप 2 आज जो छोटा है स्टेप 1 से, ड्यू टू वैकेंसी पीरियड, वैकेंसी पीरियड के वजह से छोटा है। तो ऐसा में रूल है, अगर स्टेप 2 छोटा है फिर भी उसी को मुझे बनाना पड़ेगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। उसका नोट भी हम लोग लिखेंगे लास्ट में जाकर, वर्किंग्स में नोट लिखेंगे। तो ऐसा कब करेंगे, ऐसा वैकेंसी पीरियड का सम्स में करेंगे। अगर स्टेप 2 स्टेप 1 से बड़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में जो बड़ा है दैट विल बी ग्रॉस एनुअल वैल्यू विच एवर इज हायर। लेकिन अगर स्टेप 2 छोटा है वैकेंसी पीरियड का सम्स में, याद रखिए मैं बार बार मीन कर रहा हूं, वैकेंसी पीरियड का सिचुएशन में यह किया जाता है। तो आपको यहां पर मन में 1 साल का रेंट बैठा के सोचना पड़ेगा कि क्या सिचुएशन आ रहा है। मैं जब 1 साल का रेंट यहां निकाल रहा हूं, मैं देख रहा हूं यहां 96,000 आ रहा है, तो मैं कंफर्म हो गया कि आज जो स्टेप 2 छोटा हो गया स्टेप 1 से, वो ड्यू टू वैकेंसी पीरियड। क्योंकि अगर 1 साल का रेंट मिलता, यहां 96,000 होता, तब छोटा नहीं होता, तब स्टेप 1 से बड़ा होता। तो ऐसा में रूल है, ये छोटा है फिर भी इसी को बनाना पड़ेगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। उसका नोट हम लोग लिखेंगे लास्ट में, ये रहा। यहां से क्या माइनस करते हैं हम लोग, म्युनिसिपल टैक्स। यूनिट 2 का म्युनिसिपल टैक्स हम लोगों ने निकाला है 14,250, माइनस करेंगे। ये देखिए हम लोग यहां से माइनस क्या करते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू के बाद म्युनिसिपल टैक्स माइनस करते हैं। करने से जो आएगा उसका 2 नाम है, कोई भी नाम दे सकते हैं, या तो एडजस्टेड एनुअल वैल्यू या तो नेट एनुअल वैल्यू, कोई भी एक नाम आप दे सकते हैं। ये देखिए या तो एडजस्टेड एनुअल वैल्यू या तो नेट एनुअल वैल्यू। म्युनिसिपल टैक्स का अमाउंट है 14,250, माइनस कर दिया, या तो एडजस्टेड एनुअल वैल्यू माइनस करके ये आया, या तो नेट एनुअल वैल्यू। नेक्स्ट, इसके बाद एज पर फॉर्मूला चलते हैं। फर्स्ट वीडियो में मैंने फॉर्मूला एक्सप्लेन किया भी था। इसके बाद 2 डिडक्शन मिलेगा। पहला डिडक्शन जो मिलेगा अंडर सेक्शन 24, इस डिडक्शन का नाम है स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A। स्टैंडर्ड क्यों, कंपलसरी मिलेगा, लेट आउट प्रॉपर्टी में हर किसी को मिलेगा। 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू और एडजस्टेड एनुअल वैल्यू, यानी इस पैसा का 30% आप कैलकुलेट करके देख लेंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू और एडजस्टेड एनुअल वैल्यू, फुल फॉर्म ऑलवेज यूज कीजिए, ये आएगा। सेकंड क्या चीज माइनस होता है, सेकंड माइनस होता है इंटरेस्ट ऑन लोन। रहा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन है, ये देखिए यूनिट 2 का 15,000 रुपया है,
फॉर्मूला में चेक कर लीजिए, इंटरेस्ट ऑन लोन सेक्शन 24B 15,000 रुपया माइनस होगा। दोनों मिला के टोटल डिडक्शन बाहर गया। नेट एनुअल वैल्यू से डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 का टोटल अमाउंट ये है, माइनस कीजिएगा। तो पहला यूनिट 2 का मतलब लेट आउट पोर्शन का इनकम आपको पता चल गया, मतलब एक लेट आउट प्रॉपर्टी का इनकम कितना है वो आपको पता चल जाएगा। ये रहा वो इनकम, ये हो गया लेट आउट पोर्शन का इनकम। अब मान लीजिए आपको सेल्फ ऑक्युपाइड का करना है। मैंने यूनिट 1 को मान लिया था सेल्फ ऑक्युपाइड, ये देखिए मैंने यूनिट 1 को मान लिया था, जरूरी नहीं है आप यूनिट 2 को भी मान सकते हैं। तो मैं अब लिखा, कंटिन्यू कर रहा है मेरा, यहाँ पेज खत्म हो गया, मैं नेक्स्ट पेज में जा रहा हूं, कंटिन्यू कर रहा है। अब मैं क्या लिखा, यूनिट 1 सेल्फ ऑक्युपाइड। तो अब मैं सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का रूल अप्लाई करूंगा। चलिए, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का रूल क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑफ ए सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 23(2). एक सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का जो एडजस्टेड एनुअल वैल्यू से शुरू होता है, मतलब एक सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का यहां से स्टार्ट होता है, ये पोर्शन नहीं होता है क्योंकि उसका इनकम है नहीं। और एडजस्टेड एनुअल वैल्यू ऑलवेज ये नील होता है, देखिए ऑलवेज नील अंडर सेक्शन 23(2)(a) और 2(b). ये 2(a) 2(b) का क्या चक्कर है, 2(a) तब लगता है, सेल्फ ऑक्युपाइड दो तरह का होता है जिस घर में मकान मालिक रहता है। एक है सेल्फ ऑक्युपाइड थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, साल भर मकान मालिक था घर में, 23(2)(a)। और एक होता है कैनॉट ऑक्युपाइड थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस पर्पस, साल भर घर में नहीं था, नौकरी का काम से या बिजनेस का काम से उसको बाहर जाना पड़ा, उस समय घर पे ताला लगा के गया, ऐसा नहीं है कि किराएदार बैठा के गया, 23(2)(b). अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोले ऑलवेज 23(2)(a) मानिएगा, और ये ऑलवेज नील होता है। ये देखिए एट सेल्फ ऑक्युपाइड पोर्शन एडजस्टेड एनुअल वैल्यू अंडर सेक्शन 23(2)(a), आप नेट एनुअल वैल्यू भी लिख सकते हैं नील। यहां से बस एक ही डिडक्शन मिलता है इंटरेस्ट ऑन लोन का। ये देखिए अंडर सेक्शन 24B 2 लाख तक का आपको डिडक्शन मिल सकता है। यहां रेस्ट्रिक्शन है, एक सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में रेस्ट्रिक्शन है, अगर लोन आपने 1499 के बाद लिया है घर खरीदने या बनाने के लिए, आपको 2 लाख से ज्यादा डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो देखिए यहां पर जब आपने निकाला था सेल्फ ऑक्युपाइड, मैंने यूनिट 1 को सेल्फ ऑक्युपाइड माना है, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, 15,000 रुपया है, तो 2 लाख के नीचे ही ये पूरा डिडक्शन मिलेगा, 15,000 रुपया का डिडक्शन मिलेगा। जीरो से आप 15,000 माइनस कीजिएगा तो बाहर नेगेटिव 15,000 जाएगा। अब यूनिट 2 का जो इनकम था, आपका यूनिट 2 का इनकम था 31,025, ये था सेल्फ लेट आउट पोर्शन का इनकम। और यूनिट 1 को मैंने सेल्फ ऑक्युपाइड माना था, उसका लॉस आ गया 15,000। सेल्फ ऑक्युपाइड में या तो नील आता है या तो लॉस आता है, जीरो से माइनस कीजिएगा तो नेगेटिव फिगर आएगा, नेगेटिव फिगर आने का मतलब लॉस हो गया। अब दोनों यूनिट का अमाउंट को ऐड कर देंगे, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब वो जो मैंने यूनिट 2 में, यहां स्टेप 2 छोटा था, फिर भी मैंने इसको ग्रॉस एनुअल वैल्यू बनाया। क्यों बनाया, मैं रीजन बताया था। वैकेंसी पीरियड का सम्स में आपको चेक करना पड़ेगा कि स्टेप 2 क्यों छोटा हो गया। जब मैं यह साल भर का रेंट डाला था तो 96,000 आया था, 8,000 इंटू 12। तो आज जो ये छोटा है स्टेप 2, अगर एक साल का रेंट मिलता तो ये छोटा नहीं होता, ये बड़ा होता। आज जो छोटा है वैकेंसी पीरियड के वजह से, और ये छोटा है, फिर भी इसी को मुझे बनाना पड़ा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ऐसा रूल है डिपार्टमेंट का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, ये नोट में हम लोग लिख देंगे। In case of unit number 2, step 2 has been considered as gross annual value as Q. Step 2 is lower than step 1 due to vacancy period. आज यहीं तक। गुड डे एवरीबॉडी।